वेलकम टू डॉक्टर नैयास होम्योपैथिक वेलनेस सेंटर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग चाइल्ड इम्यूनिटी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। देखिए, चाइल्ड की इम्यूनिटी है वो यूजुअली जो 6 मंथ से लेकर टॉडलर एज तक यानी 2 to 4 ईयर्स तक का जो एज रहता है वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है, और आप उस ड्यूरेशन में अगर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाते हैं तो वो लेटर स्टेज में बहुत हेल्दी रहते हैं। नाउ यूजुअली पेरेंट्स यही एज में ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं। जो डूज़ और डोंट्स, इसलिए मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। डूज़ से ज़्यादा ज़रूरी है कि डोंट्स आप समझिए। डोंट्स में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। यूजुअली ये जो एज है उसमें ज़्यादातर बच्चों को क्या कंप्लेन होती है? कोल्ड, कॉफ, डायरिया, वॉमिटिंग, कॉलिक, टॉन्सिलाइटिस, ईयर पेन, यही कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। और हम लोग बीइंग अ पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर इमरजेंसी में कुछ भी हो गया तो एंटीबायोटिक दे दिया। कभी कभी वॉलंटरी करते हैं या कभी कभी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस भी हम लोग एंटीबायोटिक्स का सहारा लेते हैं। ना क्या होता है, जब ज़रूरी है तब आप एंटीबायोटिक देते हैं, दैट्स ओके, बट जब उसका अननेसेसरी यूज़ होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को क्रॉनिकली उस पर डिपेंड रखा जाता है, तो लेटर स्टेज में उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और डिजीज़ के सामने लड़ने के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए वो टैपर होने लगेगा। सी बेसिकली एंटीबायोटिक क्यों यूज़ होती है? एंटीबायोटिक मीन्स टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड नॉट द वायरसेस। और जो डिजीज़ मैंने आपको बताई अभी पहले वो ज़्यादातर वायरल लेती है। बच्चों में वायरल डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रेदर देन बैक्टीरियल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो ऑलरेडी बच्चा वायरल डिजीज़ से लड़ रहा है और उसके ऊपर अगर उनको एंटीबायोटिक दी जाती है तो उनकी बॉडी डिजीज़ के साथ साथ मेडिसिन को भी फाइट करने लगती है और आखिर में उनकी इम्यूनिटी डे बाय डे टैपर होना शुरू हो जाती है। तो बेटर है कि आप एंटीबायोटिक को जितना हो सके उस ड्यूरेशन में अवॉइड कीजिए। हो सके तो उसको होम्योपैथी या होम रेमेडीज़ या कोई नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट से ट्रीट करिए। उसका रीज़न ये है कि वो जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स रहती है उसका काम होता है बच्चों की खुद की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि उनकी बॉडी उस वायरस और बैक्टीरिया से लड़ सके और ना कि उस वायरस और बैक्टीरिया को किल करना सिर्फ। अब एंटीबायोटिक क्यों डेंजरस होती है बच्चों में? देखिए, एंटीबायोटिक को दिया ओरली जाता है। जब एंटीबायोटिक दी जाती है तो वो गट में ही जाती है, और जो गट है उसकी जो इम्यूनिटी है वो डिपेंड करती है गुड बैक्टीरिया से, जो बच्चों के अंदर, एंड नॉट ओनली बच्चे, सब लोगों के अंदर होता है। उसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज है और उसमें से ज़्यादातर गुड बैक्टीरियाज रहते हैं, जिसका काम है जो हम फूड लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करना, उसको मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। आपको मालूम है ना, जब 6 महीने के बाद बच्चों को जब खाना दिया जाता है, न्यू फूड से इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो आपको पीडियाट्रिशियन क्या कहते हैं कि 1 by 1 फूड इंट्रोड्यूस करिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी गट जो है, जो गट के बैक्टीरियाज है वो उसके खिलाफ प्रोड्यूस होना या उसकी इकोसिस्टम को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। अब सोचिए गट इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और इस सिचुएशन में जब एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उनके जो गट बैक्टीरियाज है, जो गुड इको फ्रेंडली गुड बैक्टीरियाज है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। और लेटर स्टेज में क्या होता है, बच्चों को एलर्जीज़ होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे फूड से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इवन लेटर स्टेजेस में देखा है IBS जैसी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशंस जैसी प्रॉब्लम बच्चों को फ्यूचर में जब वो एडल्ट फेज में जाते हैं तब होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट गट इम्यूनिटी पे बहुत बुरा रहता है, और कहीं भी बहुत सारी आजकल साइंटिफिक स्टडी में पाया गया है कि गट इम्यूनिटी नॉट ओनली फॉर एंट्रिक सिस्टम यानी खाने की चीज़ें से या डाइजेशन की प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, इट इज़ इवन को रिलेटेड टू ब्रेन। गट और ब्रेन की एक एक्सिस है जो फ्यूचर में होने वाले इमोशंस, स्ट्रेस से लड़ने में भी हेल्प करती है। इसीलिए जिन बच्चों को लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स पे रखा जाता है वो ऑब्जर्व किया है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स में फ्यूचर में उनको जब कोई स्ट्रेस सिचुएशन से फाइट करना है तो उसका रेस्पॉन्स वीक रहता है, वो लड़ नहीं पाते उन सिचुएशंस का। एंड आई एम श्योर हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि इन बच्चों में फ्यूचर में हमारे बच्चे ऐसे सिचुएशंस को फेस करें। सो इन शॉर्ट, जितना हो सके एंटीबायोटिक्स को अवॉइड कीजिए और नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट से बच्चों को ये ड्यूरेशन में ट्रीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी की गई हुई करेक्शंस लाइफ टाइम आपको उनको बहुत सारे सिस्टमैटिक डिजीज से प्रिवेंट कर सकती है। नाउ सेकेंड मिस्टेक जो बीइंग अ पेरेंट हम लोग करते हैं वो क्या है? ओवर पोजेसिवनेस, ओवर हाइजीन, ओवर क्लीनलीनेस। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे एवरी नाउ एंड देन सब कुछ क्लीन रखते हैं, गलती से भी उनका बच्चा कहीं डस्ट में टच हो गया तो दे विल बिकम हाइपर कि ओ माय गॉड उसको इन्फेक्शन लग जाएगा। देखिए, बॉडी का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म गॉड ने हमको गिफ्ट किया है,
उसका काम ही यही है कि हम छोटी मोटी चीज़ों से फाइट कर सकें। अब देखिए क्या होता है, जब आप उनको बिल्कुल ही एकदम क्लीन एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करते हैं और जब वो बच्चा स्कूल जाना, प्लेस में जाना, कहीं पे जाना शुरू करता है तो अक्सर ऑन एंड ऑफ बीमार होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने उनको नेचुरल माइक्रोब्स के खिलाफ एक्सपोज ही नहीं किया है। जब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, देर आर सो मेनी नंबर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज, और उसमें से ओनली 20% आज तक साइंस इन्वेंट कर पाया है। सो अब आप समझ सकते हो कि कितने सारे बैक्टीरियाज, वायरस स्टिल प्रिवेलेंट है और हम उसी सिचुएशन में रह रहे हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे कोई वायरसेस और बैक्टीरिया के सामने आपके बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, तो उनको अभी से उन माइक्रोब से एक्सपोज करना ज़रूरी है। हमने देखा इस पेंडेमिक में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, लोग क्या कहते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वही फाइट कर सकते हैं। एग्जैक्टली और इसीलिए हमें अभी से बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है। यूजुअली इन डस्ट से दूर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे क्या करते हैं, डस्ट को दूर रखने के लिए बहुत सारा सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं या क्लीन करते रहते हैं, फ्लोर क्लीन करते रहते हैं। दैट्स ओके, अप टू 1 ईयर दैट इज़ फाइन, बट 1 ईयर के बाद उनकी खुद की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनने दीजिए। इनफैक्ट हम लोग रेकमेंड करते हैं बच्चों को कि आप चाहे तो उनको वीकेंड पे या वंस इन 15 डेज़ फार्म में ले जाइए या अपने विलेज या अपने होम टाउन ले जाइए, जहाँ वो मड के साथ खेल सके, सैंड के साथ खेल सके। वो डोमेस्टिक एनिमल्स जो वहाँ पे है, जैसे काऊ है, गोट है, बफेलो है, डॉग है, हैंड्स है, उन सब के साथ वो एक्सपोज्ड हो। लेकिन ये सब चीज़ें अर्ली एजेस से स्टार्ट करना ज़रूरी है। आपने देखा होगा जो मड में खेलते हैं तो बच्चों कितने खुश रहते हैं कंपेयर टू दैट आर्टिफिशियल थिंग्स जो आजकल आ गई है, प्ले डोज आ गए। आफ्टर ऑल इट्स इन केमिकल्स, वो आर्टिफिशियली कलर्स डाल के बनाया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दैम बेटर उनको खुद मड और सैंड में एक्सपोज करिए। ये पाया गया है कि जो बच्चे इस तरह से खेलते हैं उनकी इम्यूनिटी तो ना ही स्ट्रॉन्ग बनती है, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक बेनिफिट होता है, उनकी ग्रॉस और मोटर स्किल अच्छी डेवलप होती है और उनकी इम्यूनिटी लाइफ टाइम के लिए अच्छी रहती है। सो इन शॉर्ट, लेट देम एक्सपोज टू माइक्रोब्स और उनकी खुद की बॉडी को उनसे लड़ने दीजिए। सो इन शॉर्ट, मेरे इस वीडियो का कहने का मतलब यही था कि जितना हो सके एंटीबायोटिक कम यूज़ कीजिए और नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको एक्सपोज करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ होम रेमेडीज़ सजेस्ट करूंगी आपको, जो आप जो कॉमन डिजीज़ेस जो मैंने आपको पहले बताई उसमें यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनको अर्ली स्टेजेस में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।